हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द 8th चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी that has been taken from the history, and the name of this chapter Ashoka, the emperor who gave up war. तो आज हम अशोका के बारे में बात करेंगे। तो कम टू द पॉइंट। लॉयन, आपने देखा होगा जो हमारी इंडिया की करेंसी है उसके नोट पर या फिर कॉइन्स पर लॉयंस बने होते हैं। इसको अशोक की लाडवी कहा जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। ये लॉयंस स्टोन्स को कार्व करके बनाए गए हैं। फिर उसके बाद एक बहुत भारी पिलर के टॉप पर उसको रखा गया है। और ये जो है हमारे सारनाथ में है। सारनाथ जो कि वाराणसी के निकट है। आफ्टर दैट हम बात करते हैं अशोका की। अशोका की अगर हम बात करते हैं तो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर्स नॉन टू हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट जो रूलर्स हुए हैं उनमें से एक अशोक थे। अशोक ने अपने टाइम में बहुत सारे इंस्क्रिप्शन लिखवाए और इंस्क्रिप्शन बहुत सारे रॉक्स पे या फिर पिलर्स पे उनको कार्व करवाए। इंस्क्रिप्शन वे होते हैं जिसको हम शिलालेख भी कह सकते हैं, यानी कि जो पत्थरों के ऊपर कार्विंग करके उनको लिखा जाता था। अब इससे पहले कि हम जाने के इन इंस्ट्रक्शंस पर क्या लिखा है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि अशोक का जो रूल था उसको किंगडम के बजाय एम्पायर क्यों कहा जाता है। एम्पायर की अगर हम बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द किंगडम एंड द एम्पायर। आप जानते हो किंगडम जो होता है एक लैंड के एक छोटे एरिया पे होता है, और जब यही किंगडम एक बहुत बड़े लैंड के एरिया पर फैल जाता है तो फिर उसको हम कहते हैं किंगडम, उसको हम एम्पायर कहते हैं। और एम्पायर्स में ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होती है, और इसी के साथ उसकी प्रोटेक्शंस के लिए एक बहुत बड़ी आर्मी की जरूरत होती है। अलॉन्ग विद इसके साथ ही ऑफिशियल्स की, बहुत सारे ऑफिशियल्स की हमें जरूरत होती है ताकि वो पूरे एम्पायर से टैक्सेस को कलेक्ट कर सकें। कम टू द नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य। Chandragupta Maurya, he was laid the foundation of the Mauryan dynasty before 22,300 years ago, यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन डाली थी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। he was a wise man, एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। who wrote a book that name is अर्थशास्त्र लिखी जिसमें उसने अपने सभी आइडियाज को रिकॉर्ड किया है। If I talk about the dynasty क्या होती है? What is the dynasty? जब एक ही फैमिली से एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा रूलर्स आता है तो ये फैमिली डायनेस्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, चंद्रगुप्त मौर्य, देन हिज सन बिंदुसार, देन हिज सन अशोका। तो इन दिस वे वी कैन से दैट इट इज अ मौर्यन डायनेस्टी। ये एक क्या थी? मौर्यन डायनेस्टी थी। मौर्यन डायनेस्टी थी तो ये एक बहुत बड़े एम्पायर पर फैली हुई थी। आपको बता दें कि इतना बड़ा एम्पायर था तो उसमें बहुत सारी सिटीज थी जिनको आप अपनी बुक के मैप पर जाकर स्टडी कर सकते हो। बट दीज वर द 3 मेन सिटीज इफ आई टॉक पाटलिपुत्रा, तक्षशिला एंड उज्जैन। दीज वर द 3 मेन सिटीज। पाटलिपुत्रा इज द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की कैपिटल सिटी थी पाटलिपुत्रा। बट इफ आई टॉक अबाउट द तक्षशिला नॉर्थ इंडिया को सेंट्रल इंडिया से जोड़ने वाले रूट पर ये पड़ती थी, और इस नॉर्थ इंडिया में है। एंड इट इज नोन एज द गेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। इसको नॉर्थ वेस्ट का गेट भी कहा जाता था। बट इफ आई टॉक अबाउट द उज्जैन सिटी थी जो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जो हमारा रूट जोड़ता है उसके सेंटर में उज्जैन सिटी आती थी। तो ये सिटीज थी। इन सिटीज में मर्चेंट्स, ऑफिशियल्स, क्राफ्ट पर्सन ये लोग रहा करते थे। इसके अलावा जो एरिया था, बहुत सारे लोग जो थे विलेज में भी रहा करते थे। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स एंड हर्डर्स, किसान और चरवाहे ये रहा करते थे। इसी रीजन में, इसी एम्पायर में एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया भी था जो सेंट्रल इंडिया में आता था। एंड बहुत सारे पीपल जो थे वहीं पर एक साथ रहा करते थे। एंड दे यूज्ड टू हंट फॉर देयर फूड। वे जंगली जानवरों को, वाइल्ड एनिमल्स का हंट किया करते थे अपने
भोजन के लिए। तो एम्पायर के डिफरेंट पार्ट में द डिफरेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वर स्पोकन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वाज ईटन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ वर वॉर्न। तो यानी कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग कपड़े, अलग अलग खाना उनका होता था। सो रूलिंग एम्पायर में हम बात करने जा रहे हैं कि एज यू नो कि जो मौर्यन एम्पायर था वो एक बहुत ही बड़े एरिया पर फैला हुआ था। तो फॉर द सेक ऑफ रूल यानी कि रूल को स्मूथली चलाने के लिए इसको बहुत कुछ डिविजन्स में बांटा गया था, जिसमें हमने बात करी है पाटलिपुत्रा। इट वाज द कैपिटल सिटी ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। और इसी के पाटलिपुत्रा और इसके आसपास का जो एरिया आता था उस पर डायरेक्ट रूलर्स उसको अपने कंट्रोल में रखता था। इसके लिए उसने बहुत सारे ऑफिशियल्स को अपॉइंट किया गया था। ये ऑफिशियल्स वहां रहते थे किसानों से, क्राफ्ट पर्सन से, मर्चेंट से। ये लोग टैक्स कलेक्ट किया करते थे एंड इन एक्सेप्ट इसके अलावा ये लोग उन लोगों को पनिशमेंट भी दिया करते थे जो लोग रूलर्स की ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे। इसके लिए इनको सैलरी पेड की जाती थी फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी। मौर्यन डायनेस्टी के द्वारा इसको सैलरी भी दी जाती थी। इसी के साथ बहुत सारे मैसेंजर्स हुआ करते थे। मैसेंजर्स यानी कि वे लोग जो सूचनाएं एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी प्लेस टू प्लेस लाया और ले जाया करते थे। इफ आई टॉक अबाउट द सील्स, ये डिटेक्टिव थे और इनको भी अपॉइंटमेंट किया गया था ताकि ये सभी ऑफिशियल्स पर अपनी नजर बनाए रखें। नजर बनाने के लिए इन्होंने स्पाइस को भी अपॉइंट किया था। इन दिस वे ये सारे के सारे, इसके साथ साथ जो एम्परर होता था वो इन सबको सुपरवाइज करता था विद द हेल्प ऑफ हिज रॉयल फैमिलीज मेंबर। अपने रॉयल फैमिलीज के जो मेंबर्स होते थे उनकी मदद से या फिर वे सीनियर मिनिस्टर्स की मदद से वो इन सबको सुपरवाइज किया करता था। इसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट द अदर प्रोविंसेस बनाए गए थे और ये सारे प्रोविंसेस जो थे प्रोविंशियल कैपिटल से इन पर रूल किया जाता था। और इस तरह से जैसे कि तक्षशिला और उज्जैन इस तरह के दो प्रोविंसेस थे और इन प्रोविंसेस में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता था। और ये गवर्नर जो होते थे वो शाही फैमिलीज के होते थे, रॉयल फैमिलीज से होते थे, प्रिंसेस होते थे, वो इसके गवर्नर होते थे। और इनमें जो लोकल कस्टम एंड रूल्स के द्वारा है यहाँ पर फॉलो किया जाता था। और इन पर पाटलिपुत्रा का जो ये लगभग पाटलिपुत्रा के रूल से थोड़े इंडिपेंडेंट रहते थे। देयर वर वास्ट एरियाज बिटवीन द सेंटर्स। और भी एरिया था जिसको मौर्यन डायनेस्टी ने अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, जैसे कि रोड्स एंड रिवर्स। एंड इट वाज इम्पोर्टेंट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन के जो मीन्स थे, दो मेन रोड्स एंड रिवर, इनको भी अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। इन्होंने ट्राई की कि जो भी रिसोर्सेज वहां पे पाए जाते हैं उनको एज ए टैक्स या ट्राइब्यूट्स के रूप में वहां से कलेक्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमें अर्थशास्त्र से पता चलता है कि नॉर्थ वेस्ट इज नोन फॉर हिज ब्लैंकेट के लिए जाना जाता था। बट इफ आई टॉक अबाउट द साउथ इंडिया इट इज नोन फॉर हिज गोल्ड एंड प्रेशियस स्टोन्स। तो इट इज पॉसिबल दैट दीज रिसोर्सेज वर कलेक्टेड एज ट्राइब्यूट्स की अगर हम बात करते हैं, टैक्सेस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्राइब्यूट्स एंड द टैक्सेस। टैक्सेस जो होते थे वो रेगुलर बेसिस पर लगाए जाते थे, यानी कि वो पहले फिक्स कर दिए जाते थे, उसको कौन पेड करेगा, कब किया जाएगा, कितना किया जाएगा, तो ये सारे होते थे। बट इफ आई टॉक अबाउट द ट्राइब्यूट्स रेगुलर बेसिस पर नहीं थे, ये बल्कि विलिंगलेस होते थे, यानी कि अपनी इच्छा से इसको लोग देते थे। ये कम भी हो सकते थे और ज्यादा भी हो सकते थे। इन पर किसी तरह की कोई भी गवर्नमेंट की कोई फिक्स अमाउंट नहीं होती थी। देयर वर आल्सो फॉरेस्ट, यानी कुछ फॉरेस्ट रीजन भी होते थे जहां पे लोग रहा करते थे। इन एरियाज, ये एरियाज लगभग इंडिपेंडेंट थे मौर्यन एम्पायर से। तो इन दिस वे वहां पे जो भी उनसे उम्मीद की जाती थी कि जो भी रिसोर्सेज
उन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनको एज ए ट्राइब्यूट्स के रूप में वो मौर्यन एम्पायर को दिया जाए, जैसे कि टिम्बर, एलिफेंट्स, हनी, इस तरह के जो थे वो मौर्यन ऑफिशियल्स को वे प्रोवाइड कराते थे। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ही वाज द ग्रीक रूलर, ये ग्रीक रूलर था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में ये ग्रीक का एक रूलर था। उसने अपना एक एम्बेसडर जिसका नाम मेगास्थनीज था, उसको चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा। तो इस तरह से कोर्ट में आया और उसने कोर्ट के बारे में बहुत कुछ, इंडिया के बारे में, पाटलिपुत्रा के बारे में और हमारे देश के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो वो उसने लिखा है कि कुछ ऐसे ओकेजन्स होते थे जबकि रूलर्स अपने कोर्ट को छोड़कर, अपने पैलेस को छोड़कर पब्लिक के बीच में आता था, और जब पब्लिक के बीच में आता था तो उसके बहुत ही ग्रांड प्रोसेशंस होता था। ग्रांड प्रोसेशंस के साथ वो बाहर आता था एंड उसको एक गोल्डन पालकी, जिसको पालकी कहते हैं, वो एक गोल्ड की यानी सोने की पालकी में बैठा होता था और उसके गार्ड्स एलिफेंट्स को राइड करते थे, और ये एलिफेंट गोल्ड एंड सिल्वर से इनको डेकोरेट किया जाता था। इसके अलावा दूसरे पीपल भी होते थे जो अपने साथ ट्रीज वगैरह लाते थे और साथ साथ चलते थे, और इन पर जो बर्ड्स होते थे, एक्चुअल बर्ड्स जो होते थे, वो उन पर बैठे रहते थे। इसी के साथ किंग जो होता था वो विमेन आर्मी से पूरी तरह से घिरा रहता था, उसके चारों ओर विमेन आर्मी रहती थी। इससे पता चलता है कि उसे अपने जान का खतरा रहता था, कहीं कोई उस पर हमला ना कर दे, इसलिए वो आर्मी के बीच में घिरा रहता था। इसी के साथ कुछ गार्ड्स उसके ऐसे भी होते थे जो उसके फूड को टेस्ट करते थे, उसके खाना खाने से पहले उसको टेस्ट किया जाता था, और कभी भी रूलर्स एक या दो रात से ज्यादा एक ही रूम में नहीं सोता था, वो अपना रूम भी चेंज करता रहता था। इन दिस वे ये तो था कोर्ट के बारे में, बट इफ आई टॉक अबाउट द पाटलिपुत्रा, मॉडर्न पाटलिपुत्रा जो कि पटना में है, उसके बारे में भी मेगास्थनीज ने हमें जानकारी दी है। वो कहता है कि एक बहुत बड़ी एंड ब्यूटीफुल सिटी थी, इट वाज अ वेरी लार्ज एंड अ ब्यूटीफुल सिटी, एंड ये घिरी हुई थी, सराउंडेड थी एक बहुत ही मैसिव, एक बहुत ही बड़ी दीवार से इसको चारों ओर से सराउंड किया गया था, जिसमें 570 टावर्स थे एंड 64 गेट्स थे। इसमें बहुत अच्छी अच्छी इमारतें थी, बहुत सारे हाउस ऐसे थे कि वो 1 स्टोरी यानी 1 मंजिला, 2 मंजिला या बहुत बहुमंजिला भी घर थे जो कि मड एंड ब्रिक्स से बनाए गए थे। इसी के साथ जो पैलेस था किंग का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल था, जिसको वुड से बनाया गया था। इसी के साथ साथ उसको डेकोरेट करने के लिए स्टोन की कार्विंग का उसमें काम किया गया था, और ये पूरी की पूरी सिटी घिरी हुई थी गार्डन से। ओके, थैंक यू। तो ये हमारे इस चैप्टर्स का फर्स्ट पार्ट था। इससे आगे की वीडियो आप सेकंड पार्ट में हमारे देख सकते हैं पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।